चलिए आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 10th चैप्टर। इसका नाम है कोशिका चक्र एवं विभाजन। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर कोशिका चक्र एवं विभाजन, जिसको कि बोलते हैं सेल साइकिल एंड डिवीजन। ठीक है, तो यही चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, कोशिका चक्र एवं विभाजन। अब बात है कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, कोशिका विभाजन चैप्टर हम लोग पढ़ना क्या है। तो इसके पहले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका नाम था कोशिका चैप्टर। उसमें हम लोग सारे सेल की जो भी संरचनाएं होती हैं और जो भी संरचनाएं के जो भी कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हुए थे कि कोशिका का खोज कैसे हुआ। कोशिका जो है उसमें अलग अलग संरचनाएं होती हैं, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, अंतर्बेही जालिका, लाइसोसोम, केंद्रक, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन कोशिका के पास एक गुण होता है जिसको बोलते हैं विभाजन होने का। और कोशिका विभाजन क्यों होता है? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। अगर हम देखें तो जो भी लैंगिक जीव हैं, जो भी ऐसे जीव हैं जो लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उन जीवों की जो शुरुआत है वो एक कोशिका से होती है। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है, संलयन होता है और उससे बनता है युग्मनज। और फिर उस युग्मनज से जो है आगे चल के पूरा का पूरा जीव का विकास होता है। ठीक है, मतलब एक कोशिका से आगे चल के अरबों खरबों कोशिका वाला जीव का निर्माण होता है। तो इतना कोशिका आता कहाँ से? तो ये आता है कोशिका विभाजन के द्वारा। जो एक कोशिका होता है वो विभाजित होती है, 1 से 2 कोशिका बनता है, 2 से 4 कोशिका बनता है और इस तरह से अरबों खरबों कोशिकाओं का लास्ट में निर्माण हो जाता है। तो वहीं हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजित कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है या फिर एक कोशिका से 4 कोशिका बनता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके पर एक चीज देख लें जिसका नाम है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। इस तरह से हम लोग जानते हैं एक चीज जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या है? कोई भी जीव अगर उत्पन्न होता है, मनुष्य की अगर हम बात कर लें, मनुष्य जब उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो फिर वो उत्पन्न हुआ, वृद्धि हुआ उसका, है ना, फिर वो मतलब आया पहले किशोरावस्था में, फिर आएगा वो जवानी अवस्था में, फिर वो बूढ़ा होगा और फिर वो मर जाएगा। तो ये जो चक्र है, जीवन में जो घटनाओं का चक्र होता है, इसको क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं, है ना। बच्चा है, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, इसको बोलेंगे जीवन चक्र। वैसे जो कोशिका होती है, कोशिका के भी जीवन में जो घटनाओं का क्रम होता है उसको कहते हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र क्या है? कोशिका के जीवन में, कोशिका के पूरे जीवन काल में, देखो हर एक कोशिका का जीवन काल होता है, हम लोग पढ़ेंगे कोशिका वाले चैप्टर में। देखो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज जो है लगभग हर एक चैप्टर में है। बायोलॉजी का हर एक जगह आपको इसमें जो चीज़ें आप तो पढ़िएगा उसका प्रयोग जो है देखने को मिल जाएगा। तो कोशिका जो होता है ये, अगर हम बात करें तो विभाजित होता है, ठीक है। तो जो विभाजित होता है और जो पूरे घटनाओं के क्रम होता है कोशिका के जीवन में, उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका चक्र कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। मतलब कि कोशिका के जीवन काल में होने वाली घटनाओं के होने वाली घटनाओं के क्रम को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र। लिख सकते हैं इसको कि कोशिका के जीवन काल में, हर एक कोशिका का जीवन काल अलग अलग होता है ना। जैसे बात करिए अगर तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है ना। डब्ल्यूबीसी जीवन काल जो कुछ महीने से कुछ साल तक हो सकता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 9 दिनों का होता है। तो जो भी कोशिका है उसके जीवन काल में होने वाले घटनाओं के क्रम को, क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। आप बेहतर होगा लिखते चलिए, ठीक है। बायोलॉजी में जितनी बातें आपको लिखी हुई है बुक में सब बातें बता देंगे, समझा देंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ होगा तभी बता देंगे। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं और नोट्स साथ में बनाते चलते हैं। तो कोशिका के जीवन काल में होने वाले घटनाओं के क्रम को कोशिका चक्र कहते हैं। जो घटनाएं होती है कोशिका के जीवन काल में, उन्हीं के क्रम को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब जो सेल साइकिल होता है, जो कोशिका चक्र, समझ में आया कोशिका चक्र क्या होता है? पूरे कोशिका के जीवन काल में जो अलग अलग घटनाएं हैं, उन घटनाओं के क्रम को कोशिका चक्र कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं।
अब जो कोशिका चक्र है इसको बेसिकली दो अवस्थाओं में बांटा गया है, मतलब इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है। किस तरह हम देखें तो जीवन चक्र को मेनली तीन भाग में कह सकते हैं, है ना, किशोरावस्था, जवानी अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु लास्ट में। तो खैर तीन अवस्थाएं हुई, है ना, एक हुआ किशोरावस्था, एक हुआ जवानी अवस्था, एक हुआ वृद्धावस्था, ये तीन अवस्थाएं हुई। वैसे ही कोशिका चक्र को भी दो भागों में, या बोल सकते हैं कि दो अवस्थाओं में बांटा गया है। दो अवस्थाएं कौन कौन है? एक को बोलते हैं अंतरावस्था, एक को क्या बोलते हैं? अंतरावस्था, या अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरफेज, और दूसरे को बोलते हैं एम प्रवस्था। दूसरे को क्या बोलते हैं? एम प्रवस्था या एम फेज। तो कोशिका चक्र जो कि क्या होता है, किसी भी कोशिका के जीवन काल में होने वाली घटनाओं के क्रम को कोशिका चक्र कहते हैं। उसको बांटा गया है कितनी अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में बांटा गया है। दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक है अंतरावस्था और एक कौन है? एम प्रवस्था। अंतरावस्था और एम प्रवस्था क्या है अभी हम लोग ये देखेंगे। और आप इतना लिख लिया, बेहतर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, और अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, हट जाते हैं, अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज कर लिख लीजिए, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे अंतरावस्था के बारे में और फिर पढ़ेंगे एम प्रवस्था के बारे में। ठीक है, तो अभी तक समझे कि कोशिका का जीवन चक्र क्या होता है। ठीक है, कोशिका चक्र क्या होता है और कोशिका चक्र को कितने भागों में बांटा गया है। तब देखिए कोशिका चक्र को बांटा गया है दो भागों में। एक को कहा जाता है अंतरावस्था, एक को कहा जाता है एम प्रवस्था। अब देखो, अब जो अंतरावस्था है, पहला कौन है? अंतरावस्था, जिसको कि बोलते हैं इंटरफेज। जो अंतरावस्था है, जो इंटरफेज है, इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, अंतरावस्था, या इसको जो है आराम प्रवस्था भी कहा जाता है, आराम अवस्था। ठीक है, आराम अवस्था या रेस्टिंग फेज, मतलब इसमें कोशिका क्या करता है? आराम करता है, रेस्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं आराम अवस्था। क्योंकि कोशिका जब अभी भी बनता है, विभाजित होकर जब कोशिका बनता है, तो कोशिका आराम करता है, कुछ देर के लिए कोशिका जो है अपने आप को विकसित करता है, फिर से विभाजन के लिए तैयार करता है। तो जिस समय कोशिका वृद्धि करता है, खुद को फिर से विभाजन के लिए तैयार करता है, उसी को क्या कहा जाता है? अंतरावस्था कहा जाता है। अंतरावस्था को फिर बांटा गया है तीन भागों में। अंतरावस्था को फिर बांटा गया है तीन भागों में। एक को बोलते हैं जीवन प्रवस्था, एक को बोलते हैं एस प्रवस्था, एक को बोलते हैं G2 प्रवस्था। ठीक है, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में क्या बोल देंगे? इसको जीवन फेज, इसको बोल देंगे एस फेज, और इसको बोल देंगे G2 फेज। तो जीवन प्रवस्था, एस प्रवस्था और G2 प्रवस्था, तीन प्रवस्थाओं में बांटा गया है। किसको? अंतरावस्था को। अंतरावस्था क्या है? जिस अवस्था में कोशिका आराम करता है, कोशिका अपने आप को विकसित करता है और खुद को विभाजन के लिए तैयार करता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? अंतरावस्था कहते हैं। और इसको फिर से बांटा गया है तीन भागों में, जीवन प्रवस्था, एस प्रवस्था और G2 प्रवस्था। अब इसमें अगर हम देखें तो जीवन प्रवस्था जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होगा फर्स्ट गैप, इसको बोलते हैं सेकेंड गैप, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। ठीक है, चलो लिख देते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज, प्रथम गैप फेज, इसको बोलते हैं सेकेंड गैप फेज, सेकेंड गैप फेज, और एस से होता है यहाँ पर सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। हिंदी में इसको बोलेंगे संश्लेषण प्रवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे इसको संश्लेषण
प्रवस्था। ठीक है, तो जो अंतरावस्था है इसको बांटा गया है 3 भाग में, जीवन प्रवस्था, एस प्रवस्था और G2 प्रवस्था। जीवन प्रवस्था को क्या बोलते हैं? फर्स्ट, अभी इन तीनों में क्या क्या होता है, इन तीनों को क्यों अलग अलग बांटा गया अभी हम बताते हैं, पहले इसका नाम देख लीजिए। तो अंतरावस्था बांटा गया है 3 भाग में, एक कौन हुआ? जीवन प्रवस्था, एक कौन हुआ? एस प्रवस्था, एस फेज, सिंथेसिस फेज, संश्लेषण प्रवस्था। इसके नाम से ही लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ संश्लेषण हो रहा होगा, तो क्या संश्लेषण होता है हम लोग आगे देखेंगे। और थर्ड है G2 फेज, सेकेंड गैप फेज। ठीक है, अच्छा, तो अब इन तीनों में होता क्या है? ठीक है, तो जीवन प्रवस्था में क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन प्रवस्था का। ठीक है, तो जीवन प्रवस्था में क्या होता है, जो कोशिका अभी अभी बना है, जब कोशिका जैसे जैसे अभी अभी बना होता है ना, तब वो सीधे आता है जीवन प्रवस्था में। और इस प्रवस्था में आने के बाद कोशिका जो है वो अपने आप को विकसित करता है, अपने आप को डेवलप करता है, परिपक्व करता है, अपने अंदर जो भी उसके अंदर जो कमी है उसको दूर करता है। मान लो कि बच्चा अभी भी पैदा हुआ है, तो पैदा होते ही क्या करेगा? अपने आप को विकसित करना पड़ेगा उसको, है ना, मैच्योर करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं जीवन प्रवस्था। तो इसमें कोशिका विकसित होता है, इसमें कोशिका विकसित होता है और उसके आकार में भी वृद्धि होती है। तो ये कोशिका भी बनना है, छोटा सा है, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ते जाएगा, तो इसमें कोशिका विकसित होता है और अपने आकार को बढ़ाता है। दूसरा है एस प्रवस्था। अब कोशिका विकसित हो गया है तो फिर से उसको विभाजन की तरफ जाना है ना, फिर से उसको विभाजन की तरफ जाना है, तो वो जाएगा एस प्रवस्था में। एस प्रवस्था में जब विभाजन के लिए जाना है तो जो कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होता है, जो डीएनए होता है, कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, तो उसको विभाजन होना पड़ेगा, है ना। मान लो एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा तो दोनों को ना डीएनए चाहिए, तो जो डीएनए है पहले से कोशिका में उसको क्या होना पड़ेगा? डबल होना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये जो कोशिका के अंदर जब हम पढ़े थे कोशिका चैप्टर, तो वहाँ पढ़ा था केंद्रक के बारे में। अगर नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कोशिका का लास्ट वीडियो है ये। ठीक है, तो उसमें जाकर देखिए बताए हुए हैं हम कि कोशिका में केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। आपको ये पता होगा कि 23 जोड़ा होता है, 46 होता है। जो 46 गुणसूत्र होता है उसके जो डीएनए होता है उसके अंदर तो सारा अनुवांशिक सूचना होता है, तो वो भी जब 2 कोशिका बनेगा तो उसके अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उस दोनों के अंदर, तो उसके लिए डीएनए का करना पड़ता है द्विगुणन। मान लो एक पेज है और उसको 2 लोग को देना है, तो कैसे देंगे? फाड़ दे देंगे? नहीं ना, पूरा पेज देना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको उसे जीरोस करना पड़ेगा। जीरोस करेंगे, 2 पेज होगा, एक को दे देंगे, एक को दे देंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी डीएनए का जीरोस होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, तो उसको बोलते हैं एस प्रवस्था, संश्लेषण। यहाँ पर नया डीएनए का संश्लेषण होता है ना। डीएनए एक डीएनए पहले से है, एक नया डीएनए बनेगा। तो इसमें हालांकि कैसे होता है इसके लिए आपको पढ़ना है 12th क्लास में। 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर ही है जिसमें केवल डीएनए के बारे में पढ़ना है, और थोड़ा बहुत देखना हो चल जाना, वीडियो में उसको डाले हुए हैं 12th क्लास वाला वीडियो, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, अगर 11th क्लास के हैं तो पढ़ते जाइए, जब 12th क्लास आएगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस प्रवस्था में क्या होता है, तो इसमें जो होता है डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है। और इसके अलावा जो है और कुछ चीजें चाहिए द्विगुणन के लिए, सेंट्रियोल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे हम देखेंगे सेंट्रियोल भी कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, तारक काय बोलते हैं उसको भी वीडियो आपको सेल का मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो इसमें डीएनए तथा सेंट्रियोल बहुत महत्वपूर्ण होता है डीएनए के द्विगुणन के लिए और साथ में कोशिका के विभाजन के लिए भी। कैसे महत्वपूर्ण होता है, कैसे ये काम करता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है, साथ में सेंट्रियोल का भी द्विगुणन होता है, सेंट्रियोल भी डबल होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं संश्लेषण प्रवस्था। तीसरा आता है G2 प्रवस्था। तीसरा क्या आता है? G2 प्रवस्था। G2 प्रवस्था में क्या होता है? देखो डीएनए अब बन गया, अब डीएनए बनने के बाद डीएनए का चेकिंग किया जाता है, जो डीएनए बना है वो सही डीएनए बना है या नहीं बना है, तो डीएनए का क्या करना पड़ता है? चेकिंग करना पड़ता है। तो जिस प्रवस्था में डीएनए का चेकिंग होता है, डीएनए जो बना है उसको चेक किया जाता है कि सही डीएनए बना है कि नहीं बना है, उसको बोलते हैं G2 प्रवस्था। तो इसमें
और साथ में अब चूंकि डीएनए को, अब कोशिका जो है इसके बाद सीधे जाकर विभाजन करने, तो उसके लिए उसको बहुत सारे प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। अब मान लो एक कोशिका से 2 कोशिका बनाना है तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, है ना। तो उसके लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी उन सब का संश्लेषण जो है वो G2 अवस्था में होता है। तो इसमें कोशिका विभाजन के लिए, इसमें कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण सभी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये हुआ तीनों अवस्थाओं के बारे में, जीवन प्रवस्था, एस प्रवस्था और कौन हुआ G2 प्रवस्था। ये तीनों किसमें आते हैं, अंतरावस्था। देखो इस तीनों के दौरान कोशिका विभाजित नहीं हुआ, अभी कोशिका अपने आप को तैयार किया, अभी तो नया नया कोशिका बना था तो पहले जीवन में आया और विकसित हुआ, अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बना, कोशिका के आकार में थोड़ा वृद्धि होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोशिका के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, कोशिका के कारण वृद्धि होगी। उसके बाद एस प्रवस्था, इसमें क्या होगा, इसमें कोशिका जो है वो अपने डीएनए को द्विगुणन करेगा। उसके बाद G2 प्रवस्था, इसमें कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण सभी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होगा। इसमें से ठीक है, अभी इसको पहले से लिख लो, अब इसमें और बात हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इतनी बात लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। या तो इसको लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में आगे। इतनी बातें या तो लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम मिटा रहे हैं, मिटाएं, ठीक है। या तो आप लिख लिए होंगे या आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो बाद में लिख लीजिए। अभी तो हम देखिए कि कोशिका चक्र जो होता है उसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है अंतरावस्था और एक होता है एम प्रवस्था। जो अंतरावस्था है उसमें फिर 3 प्रवस्थाएं होती हैं, G1, S और G2। अब थोड़ा सा एम प्रवस्था को देख लेते हैं। एम प्रवस्था दूसरा ही था ना, ये पहला था अंतरावस्था, दूसरा था ये एम प्रवस्था, एम फेज, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं विभाजन की अवस्था, विभाजन अवस्था, या अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइडिंग फेज। क्या कहते हैं, डिवाइडिंग फेज। तो एम प्रवस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजित होती है, नाम से लग रहा है विभाजन प्रवस्था। तो इसमें अब कोशिका डिवाइड करेगा, इसमें अब कोशिका में विभाजन होगा। देखो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें कोशिका क्या होगा, विभाजित होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें विभाजन अवस्था में अब इसमें भी फिर 2 अवस्थाएं आ जाती हैं। देखो अगर थोड़ा सा हम कोशिका का अगर बात करें तो उसके अंदर 2 चीज होता है, एक तो उसके अंदर में केंद्रक है और एक बाहर जो है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये सब बात आपको मिल जाएगा कोशिका चैप्टर का पार्ट 2, अगर नहीं देखे जाएगा देख लीजिएगा, कोशिका संरचना जो चैप्टर डाले हुए हैं उसके पार्ट 2 में आपको कोशिका के अंदर की सारी बातें मिल जाएंगी, कोशिका के अंदर कौन कौन सा भाग होता है बहुत विस्तार में बताए हैं। अगर नहीं देखे जाए जरूर देख लीजिएगा उसको, उसमें बताया प्रोटोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, है ना, राइबोसोम, लाइसोसोम, रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लवक, राजधानी, सब के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। तो कोशिका के अंदर एक तो केंद्रक होता है और एक कोशिका है, कोशिका द्रव्य है। तो पहले क्या होता है कि जो केंद्रक है उसका विभाजन होता है, ठीक है, और फिर कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन होता है। मतलब ऐसे होता है, अभी हम इसको विस्तार से देखेंगे आगे, अभी हम बता रहे हैं ऐसे होता है। पहले ऐसे देखो, पहले क्या हुआ, केंद्रक विभाजन हुआ और तब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो मतलब 2 चीज हो रहा है कोशिका के विभाजन में। एक तो कोशिका के अंदर का पहले कोशिका द्रव्य जो केंद्रक है वो डिवाइड कर रहा है और फिर कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वो डिवाइड कर रहा है। तो जिसमें कोशिका का कोशिका द्रव्य डिवाइड करता है, मतलब पहले तो केंद्रक विभाजित कर रहा है ना, तो पहले होता है केंद्रक विभाजन, पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजन, और फिर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। फिर क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस
डिवीजन, और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, इसके लिए नाम है, अलग अलग नाम। जैसे केंद्रक विभाजन जब होगा तो केंद्रक का एक और नाम होता है, हम बताए हैं उस वीडियो में, पार्ट 7 या 6 होगा कोशिका का, इसमें हम केंद्रक के बारे में कि केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, इसको कैरियन भी कहा जाता है, कैरियन। तो इसीलिए केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक का जो विभाजन होता है इसे क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस क्या है, तो कैरियो मतलब केंद्रक, काइनेसिस मतलब विभाजन, तो केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। वैसे ही कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, तो साइटो मतलब कोशिका द्रव्य, काइनेसिस मतलब विभाजन, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस, और केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इसको भी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको भी लिख लीजिए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मिटा इसको, मिटाने जा रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो हम लोग जो है दोनों के बारे में पढ़ लिए, अंतरावस्था के बारे में भी पढ़ लिए, और विभाजन प्रवस्था जो होता है एम प्रवस्था, उसके बारे में भी पढ़ लिए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो मान लो कि ये अगर कोशिका का एक पूरा जीवन चक्र है, सॉरी थोड़ा सा एक गड़बड़ बन गया, एक मिनट, मान लीजिए कि ये कोशिका का जो है जीवन चक्र है। तो यहाँ पर देखो हम पढ़े ना कि दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन, चलो फिर से लिखते हैं पूरा विस्तार से। जो कोशिका विभाजन जो कोशिका चक्र होता है, कोशिका चक्र, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अंतरावस्था, ठीक है, दूसरा कौन होता है, एम प्रवस्था। अंतरावस्था जो होता है इसका फिर 3 फेज होता है, एक होता है G1 फेज, ठीक है, एक होता है एस फेज, और एक होता है G2 फेज। एम प्रवस्था जो होता है इसका होता है कितना फेज, 2, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, G1 फेज को फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं, या चूंकि ये एस फेज के पहले आ रहा है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, तो चूंकि एस फेज के पहले आ रहा है इसको पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रवस्था भी कह सकते हैं। इसको किस किताब में लिखा रहता है, पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रवस्था, मतलब डीएनए से पहले की प्रवस्था, डीएनए संश्लेषण से पहले की प्रवस्था, और इसको बोल सकते हैं पश्च डीएनए संश्लेषण प्रवस्था। पश्च डीएनए संश्लेषण प्रवस्था मतलब ये डीएनए के पश्चात डीएनए संश्लेषण के बाद होने वाली प्रवस्था है, और ये डीएनए संश्लेषण के पहले होने वाली प्रवस्था है। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए तो कोशिका का जो जीवन चक्र होता है जो सबसे बड़ा होता है अंतरावस्था। किसी भी कोशिका का जो जीवन चक्र होता है उसमें से जो 95% जो उसके जीवन काल का समय होता है वो केवल अंतरावस्था में जाता है, केवल 5% में एम प्रवस्था होता है। मतलब केवल जैसे मान लो किसी कोशिका का जीवन चक्र अगर है 24 घंटे का, तो उसमें से 23 घंटा जो है इसमें कोशिका केवल किसमें रहेगा, अंतरावस्था में रहेगा, और कोशिका जो है अपने आप को वृद्धि करेगा, और लास्ट का जो 1 घंटा है
इसी में कोशिका रहेगा एम प्रवस्था में। मतलब कि अंतरावस्था में कोशिका रहता है 95% समय। जो कोशिका का पूरा एक जीवन चक्र है उसमें से 95% समय कोशिका रहता है अंतरावस्था में। केवल 5% समय में ही कोशिका विभाजित होता है। जैसे कि किसी कोशिका का जीवन चक्र अगर 24 घंटे का है तो उसमें से 23 घंटा कोशिका रहेगा अंतरावस्था में, केवल 1 घंटा में कोशिका में विभाजन होगा। तो मतलब ये बड़ा होता है, ये छोटा। तो देखो दिख रहा है इसमें से, बताओ कौन अंतरावस्था है और कौन एम प्रवस्था है। दिख रहा है ये अंतरावस्था है जो ये बड़ा दिख रहा है, और ये एम प्रवस्था है। अंतरावस्था के फिर कितनी प्रवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन? एक होता है जीवन प्रवस्था, एक कौन होता है एस प्रवस्था, और एक कौन होता है G2 प्रवस्था। जीवन प्रवस्था क्या है? तो डीएनए संश्लेषण के पूर्व, और इसमें क्या होता है कोशिका अपने आप को विकसित बनाता है। एस प्रवस्था कोशिका द्विगुणन वाला, इसमें कोशिका का जो डीएनए है वो द्विगुणित होगा। और G2 प्रवस्था इसमें कोशिका का डीएनए द्विगुणित हो चुका है और अब कोशिका प्रवेश करने वाला है एम फेज में। तो ये एम फेज है। एम फेज में भी 2 फेज होता है, एक ये और एक। बताओ यहाँ पर किसको लिखें कैरियोकाइनेसिस और किसको लिखेंगे साइटोकाइनेसिस। तो देखें तो यहाँ पर G2 प्रवस्था के जस्ट बाद ये जो आ रहा है, तो पहले क्या होता है? पहले केंद्रक विभाजन होता है कि पहले कोशिका द्रव्य विभाजन होता है? तो याद रखना है कि पहले केंद्रक विभाजन होता है और तब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। मतलब कि ये हो गया आपको कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और ये हो गया साइटोकाइनेसिस। मतलब केंद्रक विभाजन, और ये हो गया कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कैरियोकाइनेसिस है इसको फिर बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, मतलब जो केंद्रक विभाजन होता है इसको फिर बांटा गया है कितने भागों में? 4 भागों में। तो केंद्रक विभाजन होता है उसको फिर से बांटा गया है 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं इसको हम मिटा रहे हैं, इधर पहले लिखे हुए हैं। इसको लिखना नहीं लिखे तो जीवन फेज को बोल सकते हैं पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रवस्था, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। और G2 फेज को बोल सकते हैं पश्च डीएनए संश्लेषण प्रवस्था। ठीक है, मिटाए हम। तो जो कैरियोकाइनेसिस है इसको फिर से बांटा गया है, और लिख लिया ना, सबसे बड़ा होता है इंटरफेज। ठीक है, 95% समय, और केवल 5% समय में होता है ये एम फेज। जो कैरियोकाइनेसिस है इसको फिर से बांटा गया है 4 फेज में। एक को बोलते हैं प्रोफेज, एक को बोलते हैं मेटाफेज, एक को बोलते हैं एनाफेज, और एक को बोलते हैं टीलोफेज। हिंदी में इसको बोल सकते हैं पूर्वावस्था। ठीक है, इसको बोल सकते हैं मध्यावस्था, इसको बोल सकते हैं पश्चावस्था, और इसको बोल सकते हैं अंत्यावस्था। तो जो कैरियोकाइनेसिस है उसको फिर से बांटा गया कितने भागों में? 4 भागों में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपको ये रट लेना है, आगे हम खुद रटवा देंगे इसको। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है अभी समझना भी है, ऐसा नहीं कर रटना है। इन चारों में क्या क्या होता है विस्तार से समझना है, 1-2 वीडियो होगा खाली इन्हीं के बारे में। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें फिर 4 प्रवस्थाएं हो जाती हैं, 4। ठीक है, कौन कौन? एक हो गया प्रोफेज, एक हो गया मेटाफेज। इसका देखिए आपको अंग्रेजी याद रखना है, क्योंकि हर एक एग्जाम इसका इंग्लिश शब्द नहीं आता है, इंग्लिश शब्द नहीं आता है इसका, इसलिए हम भी इंग्लिश लिख रहे हैं। एनाफेज, और एक हो गया टीलोफेज। हम भले हिंदी इसका लिख दिए हैं लेकिन आपको इसका इंग्लिश नहीं याद रखना है। प्रोफेज आपको लिखना भी होगा इसका, तो बहुत सारी किताब में ऐसे ही लिखा रहता है प्रोफेज। ठीक है, ये लिखा रहेगा आपको ऐसे मेटाफेज। ठीक है, ये लिखा रहेगा ऐसे एनाफेज, और ये लिखा रहेगा ऐसे टीलोफेज। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से जीवन प्रवस्था, और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इंटरफेज, इंटरफेज। और इन दोनों को मिलाकर साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस को मिलाकर क्या बोलते हैं? एम फेज।
ठीक है, फिर समझने के बाद कोशिका चक्र क्या है, तो किसी भी कोशिका के जीवन काल में जो घटनाओं का क्रम होता है उसको कोशिका चक्र कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, अंतरावस्था और एम्परावस्था। अंतरावस्था को बोलते हैं आराम अवस्था, इसमें कोशिका आराम करता है, अपने आप को विकसित करता है, अपने आप को तैयार करता है। इसका होता है 3 भाग, G1, S और G2। कोशिका में सबसे बड़ा भाग यही होता है। अच्छा, इसमें भी सबसे बड़ा कौन है, अंतरावस्था में भी सबसे बड़ा कौन है, दिख रहा है, एस प्रवस्था। आ सकता है एग्जाम में कि अंतरावस्था में भी सबसे बड़ा प्रवस्था कौन होता है, एस प्रवस्था होता है। ठीक है, अंतरावस्था कोशिका के जीवन काल का 95% समय होता है, एम प्रवस्था जो होता है 5% समय होता है। फिर देखिए कि जो कोशिका विभाजन होता है उसको 2 भाग होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो पहले होता है केंद्रक का विभाजन, और तब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। जो केंद्रक विभाजन है उसको फिर 4 भाग होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इन चारों को विस्तार से पढ़ना है, अभी करते हैं टेंशन लेकर लिख लो, अभी आगे विस्तार से पढ़ने को मिलेगा आगे, मतलब इसी चैप्टर में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका विभाजित हो जाएगा, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर जाएगा जीवन फेज में अपने आप को विकसित करेगा, फिर जाएगा एस फेज में डीएनए द्विगुणन होगा, फिर जाएगा जीटू अवस्था में कोशिका के अंदर इससे कुछ प्रोटीन बनेगा डीएनए कोशिका के विभाजन के लिए, फिर आएगा केंद्र विभाजन, फिर आएगा साइटोकाइनेसिस। तो ये चलते रहता है। लेकिन समझना, इतना समझना है, इधर उत्तर लिख लीजिए, इतना बात पर लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैरियोकाइनेसिस का 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सभी कोशिकाएं हमेशा विभाजित नहीं होती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो बन गई उसके बाद डिवाइड नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, डिवाइड नहीं करेंगी, जब जरूरत हो तो डिवाइड करेंगी। तो वैसे ही कोशिकाएं क्या होती हैं कि मान लो यहाँ बन गई साइटोकाइनेसिस में कोशिकाएं बन गई, उसके बाद वो आएंगे जीवन प्रवस्था में, जो उसको अपने आप को विकसित करना है, बच्चे को थोड़ा बड़ा होना है, तो आएगा जीवन प्रवस्था में। और यहाँ आने के बाद ये फिर लौट जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इस प्रवस्था में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इस प्रवस्था में चला गया मतलब कि उसका विभाजन हो जाएगा, क्योंकि डीएनए द्विगुणन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, तो इस प्रवस्था नहीं जाएगा। जीवन प्रवस्था के बाद फिर से लौट जाएगा और ये प्रवेश कर जाएगा, एक और प्रवस्था होता है जिसको बोलते हैं जी0 प्रवस्था या प्रशांत प्रवस्था, प्रशांत प्रवस्था। ठीक है, जी0 फेज, जी0 फेज इसमें प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद फिर उसका विभाजित नहीं होगा, फिर वो यहीं पर रहेगा और जब कुछ जरूरत होगा तो फिर वो इस प्रवस्था में आएगा या फिर यहीं पर मर जाएगा। ठीक है, कोशिका से जीवन काल मर जाता है कोशिका, तो यहीं पर आकर मर जाएगा। तो ये भी होता है, तो सब कोशिकाओं में नहीं होता है, कुछ कोशिकाओं में, जैसे कि हृदय की कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक है, या फिर रक्त की कुछ कोशिकाएं हैं जिनको हमेशा डिवाइड नहीं करना होता है, तो वो जीवन प्रवस्था के बाद प्रवेश कर जाती हैं प्रशांत प्रवस्था में, जहाँ पर वो अपने आप को रखती हैं, सक्रिय रहती हैं, लेकिन विभाजित नहीं होती हैं, उनकी डीएनए में द्विगुणन वगैरह नहीं होता है। तो ये सारा बात था कोशिका चक्र के बारे में, सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए कि इस प्रवस्था में हम बोले कि डीएनए का द्विगुणन होता है, लेकिन क्रोमोसोम का द्विगुणन नहीं होता है। जो गुणसूत्र है वो 46 है, तो 46 ही रहेगा, वो मतलब 23 जोड़ा होता है ना मानव में, तो 23 जोड़ा ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, खाली डीएनए डबल होगा। जैसे मान लो पूछा जाए कि अगर पहले इस प्रवस्था से पहले और इसके बाद क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, तो क्या परिवर्तन होगा डीएनए में और क्या परिवर्तन होगा गुणसूत्र में, इसको बेहतर कर लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो अगर मान लो कि पहले डीएनए 2C था और गुणसूत्र भी 2C था, C मान कुछ भी ऐसा है, ये मान लो ठीक ये 2D था और ये 2C था, तो द्विगुणन के बाद डीएनए डबल हुआ, डीएनए 4D हो गया, लेकिन क्रोमोसोम 2C था तो 2C ही रहेगा। मतलब गुणसूत्र की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, केवल डीएनए की संख्या परिवर्तित होती है, डीएनए की संख्या डबल हो जाती है। किसमें, इस प्रवस्था में। जब यहाँ से जी2 प्रवस्था में आएगा तो डीएनए डबल रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम जितना था उतना ही रहेगा। जितनी बातें आपकी थी इसमें कोशिका चक्र में सब बात हम बता चुके हैं, कुछ भी बात छूटा नहीं है। अब बेहतर होगा कि इसको वीडियो को जो है इसमें जो बात हम बोल रहे हैं उस पर नोट्स बना लीजिए, खासकर ये लिख लीजिएगा जी0 प्रवस्था, ये लिख लीजिएगा कि डीएनए परिवर्तित होता है,
घोषित परिवर्तित नहीं होता है। और इसका अगर रहना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके आगे बात करेंगे, और आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये होता है, कैसे इन चारों में जो है केंद्रक का विभाजन होता है। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए। अब हम लोग आगे इनके बारे में पढ़ना है, खासकर इसके बारे में, यही मुख्य चीज़ है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और अगर कोई भी दिक्कत रह गया है वीडियो में, या कोई नया वीडियो चाहते तो उसको कमेंट में लिखो, उसको हम नया वीडियो बना देंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ नहीं आया इसमें से, या कुछ भी अगर नया जानना चाहते, कोई नया वीडियो चाहते इस टॉपिक पे, तो इस चैनल पे आपको बायोलॉजी हिंदी का जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हम वीडियो बना देंगे जल्दी से जल्दी। कोई अगर डाउट रह गया, वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, उसको जरूर लिखना कमेंट में। तो ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।